अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज पढ़ी थी और हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हमने दो ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन फंक्शंस पढ़े थे, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमने दो प्रोटोकॉल्स पढ़े थे यूडीपी एंड टीसीपी, उनमें से हम पहला प्रोटोकॉल जो कि कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, उसमें कोई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, यूडीपी, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो चलें बिस्मिल्लाह, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि हमें यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में बतानी चाहिए वो ये कि ये बिल्कुल नो फ्रिल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, यानी बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा गारंटीज नहीं प्रोवाइड की, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज नहीं प्रोवाइड की, किसी प्रीवियस प्रोटोकॉल को हमने ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया। तो बिल्कुल ही सादा सा प्रोटोकॉल है और हम कहते हैं कि हम एक बेस्ट एफर्ट सर्विस है, यानी कि हम अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं पर हम कुछ गारंटी नहीं करते। तो यूडीपी की जो सेगमेंट्स होती हैं वो सेगमेंट्स जो कि यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए सेंड होती है, वो गुम भी हो सकती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने 1 2 3 भेजा, तो ऐसे हो सकता है कि इसमें से जो है वो 2 गुम हो जाए और मुझे अगली साइड पे सिर्फ 1 और 3 मिले। तो ऐसे हो सकता है कि सेगमेंट्स लूज नहीं हो, ऐसे हो सकता है कि सारी की सारी लूज हो जाए, आगे कुछ मिले ही ना। या ऐसे भी हो सकता है कि मैंने 1 2 3 भेजा और दूसरी साइड पे उसको 2 3 1 या 3 2 1 इस तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो। तो इवन अगर मैंने 1 2 3 भेजा और मुझे आगे कुछ भी नहीं मिला, तो तब भी मैं कहूंगी कि मैंने एटलीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट तो किया, तो दैट इज फाइन फॉर यूटीपी। वो कुछ गारंटी नहीं करता कि कोई सेगमेंट लूज नहीं होगी या फिर कोई बिट लूज नहीं होगा, कोई डिलीवरी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगी। इस तरह की कोई भी गारंटी जो है वो यूटीपी नहीं प्रोवाइड करता। दूसरी बात यह कि यूडीपी बिल्कुल ही कनेक्शनलेस होती है, कोई हम हैंड शेकिंग नहीं करते यूडीपी के सेंडर और रिसीवर में। हैंड शेकिंग ऐसी है कि जैसे सेंडर कहे कि रिसीवर से कहे, क्लाइंट से कहे कि हेलो मैं सर्वर हूँ, और क्लाइंट जो है वो वापस हैंड शेक करे कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ गई है। जैसे हम नॉर्मली टेलीफोन कॉल पे करते हैं कि हम कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है, फिर अगला कहता है जी आपकी आवाज़ आ रही है। उस तरीके से ना हैंड शेकिंग हो रही होती है, बेसिकली एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है। अगर हम एक एनालॉजी ड्रॉ करें टेलीफोन कॉल के बीच में और ये ट्रांसपोर्ट लेयर के एक्शंस के बीच में, तो यूडीपी में कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म हो रहा था। हमें नहीं पता कि क्लाइंट और सर्वर ने आपस में बातचीत, मतलब उनका कोई कम्युनिकेशन होना शुरू हुई है या नहीं। बस हम बेसिकली सेगमेंट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं और उसमें भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि वो एक्चुअली डिलीवर होगा या नहीं होगा। और हर यूडीपी सेगमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली हैंडल हो रही होती है। ये वाली सेगमेंट, अगर दो मैंने सेगमेंट्स भेजी, ये वाली अलहदा हैंडल हो रही होगी, ये वाली अलहदा, हो सकता है ये वाली लूज हो जाए, ये वाली नहीं गुम हो। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हम इसका फायदा क्या है यूडीपी का, कि कोई कनेक्शन वगैरह नहीं स्टैब्लिश हो रहा। क्योंकि कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो रहा, तो उसकी वजह से जो कनेक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस जो है वो करने पड़ रहे थे, परफॉर्म करने पड़ रहे थे, वो नहीं परफॉर्म हो रहे। तो इससे फायदा ये है कि थोड़ा सा जो है फास्टर होता है टीसीपी से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा होता कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। दूसरा, उसके हेडर का साइज जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो हम एक हेडर साथ एचटी हम साथ अटैच करते हैं एप्लीकेशन लेयर मैसेज के, और उसको सेगमेंट बना देते हैं हेडर अटैच करके, तो उस हेडर का साइज स्मॉलर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो ये कि इसमें सेगमेंट्स लूज भी हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर भी होते हैं। एक थोड़ा सा फायदा है चलो कि थोड़ा हेडर साइज स्मॉल हो जाता है, थोड़ी सी डिलीवरी फास्ट हो जाती है, पर इसमें कोई कंजेशन कंट्रोल या फिर कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता। जितने मर्जी मैसेजेस आगे भेजते रहते हैं, चाहे आगे जो है वो इतनी कैपेसिटी ना हो उन्हें रिसीव करने की, तो टीसीपी में जो है ये कंट्रोल प्रोवाइड होता है, जबकि यूडीपी में नहीं होता। अच्छा, यूडीपी अब कौन कौन यूज करता है, कौन कौन अफोर्ड कर सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस जो है ना वो अफोर्ड करे कि हमने कुछ भेजा और ना नहीं आगे पहुंचा। सबसे ज्यादा जो यूज होता है यूडीपी वो स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया एप्स में होता है। जैसे अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं या फिर हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम अब हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो 1 सेकंड में इतने फ्रेम होते हैं, छोटे छोटे फ्रेम जो कि आ रहे होते हैं, उनमें से अगर 1 2 फ्रेम हमें ना भी शो हो, ना भी स्ट्रीम हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसमें जो ऑडियो आ रही होती है, वो हर सिलेबल, हर वर्ड जो है वो छोटे छोटे छोटा करके आगे आ रहा होता है। तो उसमें से अगर थोड़ा सा हमें ना आए, कुछ मिली सेकेंड्स का, कुछ सेकेंड्स का हमें ना वॉइस हमें ट्रांसफर हो, तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स लॉस टॉलरेंट।
तो इसलिए जो है यूडीपी इसमें यूज होता है मल्टीमीडिया एप्स की स्ट्रीमिंग में। दूसरा डीएनएस सर्वर जो होता है या डोमेन नेम सर्वर जो होता है, जिसको हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें जो है वो फलां वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए, तो कभी कभी हमें वापस नहीं मिलता होता, फिर हम रिफ्रेश करते हैं, फिर दोबारा या हमें वो आईपी एड्रेस जो हमने केरी भेजी होती है वो केरी आगे तक पहुंच जाती है और फिर हमें वापस मिलती है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो हम, मतलब इतना टाइम सेंसिटिव नहीं होता कि हमें फौरन उसी वक्त जो है वो वापस चाहिए केरी का जवाब, तो इसलिए इसमें भी हम यूडीपी यूज करते हैं। दूसरा एसएनएमपी होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये हम बाद में आगे डिटेल में देखेंगे। ये भी यूडीपी यूज करते हैं, ये भी इतना थोड़ा लॉस टॉलरेंट होता है। और लास्ट में हम एचटीटीपी यूज कर एचटीटीपी 3 में यूडीपी यूज करते हैं। वैसे वेब पेजेस के लिए या कोई भी ऐसे पेज हो जिसमें हमें कोई टेक्स्ट यूज कर, मतलब टेक्स्ट उसमें इंक्लूड हो, या हम टेक्स्ट मैसेज ही भेजते हैं, तो वैसे तो हम उसमें एचटीटीपी सॉरी हम उसमें टीसीपी यूज करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल मैंने THE भी लिखा हुआ है तो THE बनता है द, अगर उसमें से इवन टी भी मिट जाए और ही लिख जाए तो बिल्कुल इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम उसमें टीसीपी यूज करते हैं। पर HTTP 3 जो है वो हमें ये याद करना चाहिए, ऐसे कोई MCQs वगैरह में आ सकता है कि HTTP 3 जो है उसके लिए हम वो थोड़ा बहुत टाइम टाइम सेंसिटिव नहीं होता, लॉस टॉलरेंट होता है, तो उसके लिए हम यूडीपी यूज कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल HTTP 3 में हमें फिर भी थोड़ी और रिलायबिलिटी चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिलायबल ट्रांसफर चाहिए जितना कि यूडीपी प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल तो उसमें यूडीपी है विच इज नॉट रिलायबल, तो हम क्या करते हैं उसके बजाय हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही वो रिलायबिलिटी ऐड कर देते हैं। वहां पर ही कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी लगा देते हैं कि पीछे वाली लेयर जो है, यानी ये वाली जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अभी हमारे पास मतलब ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट हो गया, हमें नहीं फर्क पड़ा कि ये अनरिलायबल चैनल है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिलायबिलिटी लगा दी, यानी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने चेक लगा दिया कि हमारा डेटा करप्ट तो नहीं है। तो अगर डेटा करप्ट है हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ से नहीं फिल्टर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन लेयर के वक्त पे हमें पता लग जाएगा। तो इसलिए जो हमें एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी चाहिए होती है वो हम अपनी किसी और लेयर के ऊपर, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यूडीपी जो है वो RFC 768 में डिफाइंड है, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये बस सिर्फ यूडीपी की यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद अब वो हमें यूडीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस के एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये आपने पहले भी देखा था, तो हम जल्दी से बस इससे गो थ्रू करते हैं। हम देखते हैं कि हम जो है ना वो SNMP यूज करें, SNMP सर्वर क्लाइंट है, SNMP भी यूडीपी यूज करता है, हम SNMP को फॉर एन एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो SNMP जो है उसकी ये सेंडर साइड थी, उसके हम सेंडर साइड के एक्शन देख रहे हैं। सेंडर ने क्या किया, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लेयर मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ पहुंचा, SNMP मैसेज था, अभी ये सिर्फ एक मैसेज है, अभी ये सेगमेंट नहीं बना। तो यूडीपी के मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर ने यूडीपी के सेगमेंट की हेडर फील्ड वैल्यूज डिटरमिन की कि उसने कहाँ आगे जाना है, उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट वगैरह, और वो हेडर जब बन गया उसने उस हेडर को उसके साथ अटैच कर दिया, अटैच करके पूरी यूडीपी सेगमेंट क्रिएट हो गई। यूडीपी सेगमेंट को उसने आईपी को यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को नेटवर्क लेयर को पास कर दिया, एंड देन आगे वाली अभी हम फंक्शनैलिटी नहीं देखते कि लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में क्या होता है, बस हम ये देखते हैं कि वो रिसीवर साइड तक पहुंच जाता है पूरे का पूरा सेगमेंट। अब रिसीवर साइड पे क्या होता है, जो नेटवर्क लेयर है वो पूरे सेगमेंट को, यानी नेटवर्क लेयर पे तो वो एक डाटाग्राम होगा, वो उस सेगमेंट, उसको सेगमेंट बना के डाटाग्राम को, तो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो आईपी से यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर से, नेटवर्क लेयर से वो सेगमेंट रिसीव किया है, और उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले यूडीपी के अंदर ना एक बिल्कुल बस थोड़ी सी फंक्शनैलिटी होती है एक्स्ट्रा जो कि वो प्रोवाइड करता है, बस वो चेक कर लेता है कि डेटा करप्ट तो नहीं है। अगर तो उसको डेटा करप्ट मिल गया, उसके बाद उसने कोई फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड की हुई कि अब डेटा करप्ट मिल गया तो अब क्या करें, उसके बाद वो बस चेक कर देता है, चेक करके बस आपको बता देता है कि डेटा है करप्ट या नहीं है, और वो एक चेक सम हेडर वैल्यू होती है उसके थ्रू वो हमें चेक करके देता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करता है, यूडीपी के चेक सम हेडर वैल्यू को चेक कर लेता है, उसके बाद जो है वो बेशक करप्ट हो डाटा बेशक ना हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया, और उसने क्या किया कि हेडर को रिमूव कर दिया है, एप्लीकेशन लेयर मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, एंड देन एप्लीकेशन लेयर को, विच एज यू नो इसको हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, तो ये डीमल्टीप्लेक्स करके उसने मैसेज को एप्लीकेशन लेयर को दे दिया है थ्रू द अप्रोप्रिएट सॉकेट, जिस भी प्रोसेस को वो मैसेज डिलीवर होना था उसको अब वो पहुंच चुका है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस होते हैं जब हम यूडीपी को यूज कर रहे होते हैं।
इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट लेयर के एक्शन से, बस हमने थोड़ा स्पेसिफिक बना दिया अब अपने यूडीपी के हिसाब से। अब हम यूडीपी के सेगमेंट हेडर को देख लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि 32 बिट्स का ऐसे टोटल साइज होता है, तो ये पूरा यूडीपी का सेगमेंट है, उसका भी सबसे पहले हम सिर्फ ये हेडर देखते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है ना 4 हमारे पास फील्ड वैल्यूज होती है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स पोर्ट नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है 16 बिट्स का। उसके बाद जो है वो हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ इन बाइट्स होती है पूरे यूडीपी सेगमेंट की, यानी इस पूरे यूडीपी सेगमेंट की इंक्लूडिंग ये जो हेडर है, इस हेडर को प्लस जो हमारा पे लोड है, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा था, जो मैसेज था, इन दोनों को ऐड करके जो भी लेंथ बन रही होती है इन बाइट्स, वो हम इस वाली हेडर फील्ड में इंक्लूड कर देते हैं। और लास्टली हमारे पास एक चेकसम होता है। चेकसम से पहले चले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पे लोड है, एप्लीकेशन डेटा है, ये वही वाला मैसेज है जो कि हमें एप्लीकेशन लेयर से रिसीव हुआ था। उसके बाद हमारे पास 16 बिट का चेकसम होता है, वो हम देखते हैं, वही जो हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा करप्ट तो नहीं है। उसके लिए तो चेकसम का बेसिकली गोल क्या होता है, उसमें यही डिटेक्ट करना होता है कि कोई एरर तो नहीं आया ट्रांसमिटेड सेगमेंट में, कोई फ्लिप बिट्स तो नहीं हो गए, यानी ये तो नहीं हो गया कि कहीं पे 1 0 बन गया और 0 1 बन गया, किसी ने इनफिल्ट्रेट करके तो हमारे डेटा के साथ टेम्पर तो नहीं किया, इंटरफेयर तो नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने ये दो नंबर हमने अभी ये बाइनरी में नहीं दिए हुए, डेसिमल में दिए हुए, हमने ये दो नंबर ट्रांसमिट किए 5 और 6, जिनका कि सम हम कहते हैं 11 है। तो अगर आगे जो नंबर हमें रिसीव हुए हैं वो हमें 4 और 6 रिसीव हो, तो ऑब्वियसली उनका सम जो है वो 11 के इक्वल तो नहीं होगा, वो तो फिर 10 होगा। तो इस तरीके से हम चेक सम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम उनका जो नंबर्स हमें रिसीव हुए हैं जितने भी हैं उन सबका हम सम देख लें, और उन सबका हम सम मतलब 4 + 6 हम कैलकुलेट करें, हमें पता लगेगा 10 है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जो यहाँ पर हमारे पास चेक सम्स आता है। पर क्योंकि वो नहीं इक्वल, इसका मतलब है कि हमारा डेटा करप्टेड है। जब हमने उसको चेक सम के साथ कंपेयर किया तो हमें रियलाइज हुआ कि डेटा हमारा करप्टेड है। लेकिन आगे यूडीपी ने कोई फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड की कि हम इसके बाद कुछ करें। अच्छा, तो अब हम करते क्या है, अब क्योंकि हमने वैसे एक एग्जांपल देखी तो अब हम इसको बाइनरी में भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम करते क्या है कि हम सारे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास ये 5 नंबर था, हमारे पास 4 नंबर था, 6 नंबर था, वगैरह वगैरह, इन सारे नंबर्स को हम ले लेते हैं एज 16 बिट इंटीजर्स। और चेक सम हमारा क्या होता है कि हम इन सब नंबर्स को ऐड करते हैं और एंड पे जो हमारे पास आंसर आता है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यानी उस आंसर में जो जीरो होते हैं उनको वन बना देते हैं, जो वन होते हैं उनको जीरो बना देते हैं। ये हमारा चेक सम होता है बेसिकली। इस चेक सम वैल्यू को हम जो यूडीपी का सेगमेंट है उसकी चेक सम फील्ड में ऐड कर देते हैं। और एंड पे फिर हम रिसीवर साइड क्या करती है कि जो नए अब उसको नंबर मिले उन सबको ऐड करती है और उस चेक सम को कंपेयर कर देती है अभी हमारे सम के साथ। हम अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह होता है। अच्छा, ये चेक सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दो नंबर्स हमने आगे ट्रांसमिट करने थे, दो 16 बिट इंटीजर्स, इनको हमने ऐड किया। जब हमने इनको ऐड किया ना, हमारे पास एक कैरी भी आया। वैसे तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन की कैरी ना आए, पर जब हमारे पास कैरी आता है तो हम कहते हैं कि हम इसको रैप अराउंड कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ये हमारा सम था, इस सम के अंदर ही ना हमने इस वन को यहाँ ले आए और इस सम के अंदर ही हमने वन ऐड कर दिया। तो 1 + 1 0, 1 कैरी हुआ, फिर 1 + 1 0 एंड 1 कैरी हुआ, एंड 1 + 0 1। तो ये हमारा नया सम बना है। एंड इस नए सम को, अभी ये चेक सम नहीं बना, अभी हमने इसको क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी हमने इसको इन्वर्ट कर देना है, इसके जीरोस को वन बना देना है और वन को जीरो बना देना है। तो ऐसे जो है वो हमारे पास हमारा चेक सम बन जाएगा। फिर रिसीवर साइड इसी चेक सम को यूज करके, तो इसी चेक सम को यूज करके तो देख सकते हैं कि हमारा डाटा करप्ट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं दो नंबर्स में जो है ना, ये दोनों चीजें करप्ट हो गई, 0 1 और 1 0। आगे जो हमें रिसीव हुआ तो ये बाकी नंबर ऐसे थे और ये 0 1 1 0 था, पर ये चेक सम जो हमें रिसीव हुआ वो यही रिसीव हुआ एग्जैक्ट। तो इसके थ्रू जो है वो हमने चेक कर लिया कि हमारे ये जो नंबर हैं ये करप्टेड हैं, क्योंकि इनको जब हम ऐड करेंगे और वंस कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो ये नहीं आएगा, इससे डिफरेंट आएगा। तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि हमारा डाटा जो है वो करप्टेड है। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ये देखने के लिए, क्योंकि हमेशा यही नहीं होता कि हम बस चेकसम से कंपेयर करते हैं, कोई तरीका भी होता है। तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दो नंबर थे वो थे 1 1 0 0 और दूसरा नंबर था 1 0 1 0। तो ये दो नंबर जो है ये हमने सेंडर साइड पे क्या किए, चेकसम बनाने के लिए क्या किया कि इन दोनों नंबर्स को पहले हमने ऐड किया। 0 + 0 0 होता है, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 0 जो है वो 1 हुआ, एंड देन 1 + 1 जो है वो
1+1 जब हमने किया तो यहाँ पर हमारे पास 0 आया और एक हमारे पास कैरी आया, जिसको कि हमने कहा कि जब हमारे पास कैरी आता है तो तब हम उसको रैप अराउंड कर देते हैं। तो रैप अराउंड करेंगे तो जो हमारा नया नंबर हमारे पास बनेगा वो आएगा 011, और वो 0 प्लस वो रैप अराउंड 1 बना 1। ये हमारे पास फाइनल सम आया, और इसको हमने इसी को हम चेक सम नहीं बनाते, इसके हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं चेक सम बनाने के लिए। इसके वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 जो है वो 1 बन जाएंगे और 1 0 बन जाएंगे, तो हमारे पास चेक सम आएगा 1000। अब इस चेक सम को रिसीवर साइड को ये चेक सम मिलेगा और रिसीवर साइड को ऑब्वियसली ये वाले नंबर मिलेंगे, और रिसीवर साइड में देखना है कि ये जो मुझे नंबर मिले हैं ये करप्ट मिले हैं या नहीं मिले। तो एक तरीका तो यही है कि रिसीवर साइड ही करे कि इन दो नंबर्स को ऐड करे और फिर उसका चेक सम निकाले और देखे कि वो चेक सम इसके इक्वल है या नहीं। तीसरा तरीका ये है कि उसको जितने भी नंबर मिले हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में चलो दो है, वो उन सब नंबर्स को ऐड करे, यानी कि 1100 और दूसरा नंबर था हमारे पास 1010, इन नंबर को वो ऐड करे चेक सम के साथ। और होना ये चाहिए कि जब हम इन नंबर्स को चेक सम के साथ ऐड करें, वही वाली हम रैप अराउंड वाला तरीका दोबारा करेंगे। 1000 हमारा चेक सम है, तो इन नंबर्स को जब हम चेक सम के साथ ऐड करें तो हमारे पास टोटल एंड पे 111, मतलब जितने भी नंबर्स हैं 1 1 में आ जाना चाहिए। वैसे ऐसे 4 बिट नहीं होता, हमारे पास 16 बिट ही होता है। हम फॉर ईज जो है एग्जाम्पल 4 बिट की ले रहे हैं। इन सारे जीरोस को ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। अभी 0 + 1 + 0 1 आता है, 1 + 0 + 0 1 आया। एंड देन यहाँ पे जब 1 + 1 हुआ तो यहाँ पे एक 0 आया है, एक 0 आया है और एक 1 जो है वो कैरी हुआ है। अच्छा, ए 0 + 1 यहाँ पे 1 बन गया और इस 1 ने रैप अराउंड होके यहाँ पर आया है, और हमारे पास आंसर जो है वो बेसिकली ऑल वंस आ गए हैं, क्योंकि 0 + 1 1। तो इस तरीके से जब हमारे पास ऑल 1 आंसर आ जाए तब हमें पता होता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो करप्टेड नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी बिट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा डेटा करप्टेड है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि हम दोबारा से नंबर्स को ऐड करें, चेकसम फाइंड करके चेकसम के साथ कंपेयर करें। पर ये तरीका जो है वो थोड़ा ज़्यादा इजी है, कि हम बस कहेंगे नंबर्स को ऐड कर लें और देख लें कि ऑल वंस आने चाहिए हमारे पास। तो यूडीपी के लिए मेरे ख्याल में इतना ही था। अब हम समरी उसकी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यूडीपी की समरी में हमने यही पढ़ा कि बिल्कुल भी नो फ्रिल्स प्रोटोकॉल था, कोई फैंसी चीज़ें नहीं थी इसमें। सेगमेंट्स लूज भी हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर भी डिलीवर हो सकती हैं, और हम सेंड करते हैं वी होप फॉर द बेस्ट कि हमने अपनी बेस्ट एफर्ट तो लगाई है, बेशक आगे पहुंचे या ना पहुंचे। तो यूडीपी के कुछ फायदे भी हैं कि हमें कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ता, कोई हैंड शेकिंग नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से हमारा राउंड ट्रिप टाइम नहीं इंक्रीज होता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर नेटवर्क की सर्विस कॉम्प्रोमाइज भी है तब भी हम फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लॉस टॉलरेंट होता है, टाइम सेंसिटिव नहीं होता। और दूसरा थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी की भी हमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि हमारे पास चेकसम आ जाता है। और अगर हमें HTTP 3 या किसी और सिचुएशन में हमें थोड़ी सी ज़्यादा एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए है तो हम उसको बिल्ड कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ द यूडीपी। कहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं हम उसको? एप्लीकेशन लेयर में बिल्ड कर सकते हैं। तो दैट वाज इट फॉर यूडीपी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, या फिर अगर आपके पास किसी भी और वीडियो की रिक्वेस्ट है वो भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।